नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना डॉक्टर अखिलेश पांडे। पाठशाला नौकरी के हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपका दिन अच्छा पिछला बीता होगा। साथियों, आपको पता है कि हम सभी अपने इस यूट्यूब चैनल पर लगातार हिंदी विषय को लेकर के अभ्यास प्रश्न पत्र की शुरुआत कर चुके हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा कि आदिकाल का जो हमने 6-7 भागों में बांट रखा है, उसके हिसाब से आदिकाल का जो पहला भाग 1 था, उसमें जो आदिकाल के हिंदी साहित्य लेखन की जो प्रमुख पद्धतियां थी, उनके प्रमुख ग्रंथ थे, उनको हम लोगों ने देखा। उसमें उसके लगभग 25 से 30 प्रश्न हम लोगों ने इसमें सॉल्व किया। आज का जो इसमें प्रैक्टिस सेट में आज के जो इस वीडियो में भाग 2 में मैं लेके आया हूं, वो आदिकाल का जो हमने दूसरा पार्ट बनाया था कि हम बात करेंगे आदिकालीन जो अपभ्रंश साहित्य है, उसमें कौन कौन से प्रमुख प्रश्न हो सकते हैं और उसमें जो प्रमुख ग्रंथ हैं उसके लेखक कौन से हैं, उनमें किस प्रकार के कितने प्रश्न बन सकते हैं। साथियों, मैंने कहा था प्रतिदिन आपको 25 से 30 प्रश्न मिलेगा, किंतु आज मैं इसको प्रश्न को देख रहा था बारीकी से, तो महत्वपूर्ण मुझे प्रश्न की संख्या थोड़ी ज्यादा लगी। उनमें से जो प्रमुख थे मैंने उनको छांटा और छांट करके ऐसे तकरीबन 35 प्रश्न बने हैं। तो आज 25 नहीं, 30 नहीं, बल्कि आपको 35 प्रश्नों की श्रृंखला जो है इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, किंतु ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिन्हें आप देखेंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि ये प्रश्नों में आए हुए हैं या आने वाले हो सकते हैं। यानी एक स्तरीय प्रश्न है। इसमें कुछ प्रश्न ऐसे भी मिलेंगे जो पीजीटी से ऊपर के यानी असिस्टेंट प्रोफेसर नेट जेआरएफ के लेवल के प्रश्न आपको मिलेंगे। आपको लगेगा टीजीटी में कहां से आएंगे, किंतु इस 35 प्रश्न में अधिकांश आपको मिलेंगे जो टीजीटी और पीजीटी के लेवल के हैं। वो किसी भी टीजीटी पीजीटी का हिंदी विषय को लेकर कोई सा आयोग कराए उसके लेवल के हैं। तो आइए देख लेते हैं बिना किसी देरी के कि आज के इस यूट्यूब में आज के इस चैनल उसमें वीडियो में कौन कौन से प्रश्न होने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। हेडिंग है कि भाग 2, जिसमें लिखा है आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य। हमने इसमें टिक भी कर रखा है, इसको टाइपिंग के लिए दिया हुआ था, वो किसी कारण से नहीं हो पाया, इसलिए मैंने पिछली वीडियो में बोला था आपको कंप्यूटराइज मिलेगा, तो आगे वाले में आपको मिलेगा। करेंगे जो पहला प्रश्न है, इसमें सबसे पहला प्रश्न जो है आपका है साथियों, वो है अपभ्रंश का प्रमुख छंद कौन सा है? रासो, रास, राजसूय या आरासक? तो आपका जो बी वाला ऑप्शन है यही आपका इसमें सही है। बी वाला ऑप्शन, बी वाले ऑप्शन यानी बी वाले ऑप्शन में यानी आपका है ये रास। कौन सा है? रास। आपका है इसमें रास। दूसरा जो है सदल मिश्र की भाषा की विशेषता क्या है? सदल मिश्र की भाषा में क्या है? पूर्वीपन है, पूर्वीपन है, या फिर क्या है? उर्दू की प्रमुखता है, या फिर क्या है? सहज एवं प्रवाहमान है, या फिर किस्सा गोई है? तो क्या है आप बता सकते हैं इसमें? आप बता सकते हैं इसमें क्या है? इसमें है पूर्वीपन। क्या है? पूर्वीपन है इसमें। इसमें आपको पूर्वीपन इनके यहां देखने को मिलेगा। तो ये बड़ा प्रश्न पूछा जाता है, किसकी भाषा में पूर्वीपन होता है? सदल मिश्र, लल्लू लाल, ऐसे तमाम ऑप्शन में आपको देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है लल्लू जी लाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो इनका सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन में आपका है शकुंतला नाटक, प्रेम सागर, सिंहासन बत्तीसी, बैताल पचीसी। तो आपका कौन सा है? प्रेम सागर। कौन सा है? कौन सा है? प्रेम सागर। प्रेम सागर यानी प्रेम सागर लल्लू लाल जी का सर्वाधिक प्रसिद्ध है। यानी इनकी प्रसिद्धि का, लल्लू लाल जी का जो प्रसिद्धि का आधार ग्रंथ अगर कहा जाए तो किसे कह सकते हैं आप कह सकते हैं प्रेम सागर को। अगला प्रश्न है रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? बहुत ही फेमस है, बहुत ज्यादा फेमस है। मैं 4 ऑप्शन की बात करूं, सीधे सीधे ना करके 4 ऑप्शन की बात, सीधे सीधे मुद्दे पे आ जाते हैं। कहीं भी हो रानी केतकी की कहानी अगर लिखा है तो आंख बंद करके आपको क्या कर देना है? ईसा अल्लाह खां पे टिक कर देना है। किस पे कर देना है? ईसा अल्लाह खां पे कर देना है टिक। आपको क्या कर देना है? टिक कर देना है आपको। ये आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है नासकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? लल्लू लाल, सदा सुखलाल, इंसा अल्लाह खां, सदल मिश्र। तो इसके कौन से हैं? सदल मिश्र हैं। कौन है? सदल मिश्र हैं। सदल मिश्र हैं। सदल मिश्र हैं। सदल मिश्र। इसके अलावा है अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6 है इनमें से सदल मिश्र की रचना कौन सी नहीं है? अब सदल मिश्र की कई सारी रचनाएं जो है बड़ी फेमस हैं, कौन सी
नहीं है। तो ये कौन सी है, इनमें से सदल मिश्र की रचना कौन सी है? अब नीचे ढेर सारी रचनाओं का नाम दीजिए। रानी केत की कहानी आपने देख ली, इंशाल्लाह खां की है। प्रेम सागर लल्लू लाल जी की है। सुख सागर आपने देख लिया। इसमें देख रहे हैं कि नासिकेतोपाख्यान एक ऐसी रचना है जो सदल मिश्र की है। किसकी है? सदल मिश्र की। अगला प्रश्न है भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन से हैं? तो राम प्रसाद बिस्मिल, आपके रमाशंकर वाजपेयी, राम प्रसाद निरंजनी, इनमें से कोई नहीं। तो राम प्रसाद निरंजनी है। कौन है? राम प्रसाद निरंजनी। राम प्रसाद निरंजनी इसके सही उत्तर हैं। खड़ी बोली की पहली रचना कौन सी है? तो नासिकेतोपाख्यान है। किसकी है? सदल मिश्र की है। इसमें दिया हुआ है 4 ऑप्शन, प्रेम सागर, नासिकेतोपाख्यान, ढोला मारवा दूहा और आसी। तो आपका उत्तर है नासिकेतोपाख्यान खड़ी बोली की पहली रचना है। किसकी है? सदल मिश्र की। हिंदी के प्रथम गद्यकार, अगर यह प्रश्न पूछा जाए हिंदी का प्रथम गद्यकार कौन है, तो आंख बंद करके बिना किसी ऑप्शन को देखे आप सीधे सीधे जाएंगे और लगाएंगे किसको? लगाएंगे आप किसको भाई? लगाएंगे आप लगाएंगे सीधे सीधे लल्लू लाल को। लल्लू लाल किसको लगाएंगे? लल्लू लाल को लगाएंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है हिंदी के प्रथम गद्यकार, ये तो आप देख चुके हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से कौन फेमस है? राजा द्वय के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? तो राजा द्वय के नाम से कौन प्रसिद्ध थे भाई? 4 ऑप्शन है, राजा लक्ष्मण सिंह व राजा राधिका रमण सिंह, या फिर राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह, राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद यही आपका सही उत्तर है। बहुत ही फेमस है दोनों लोग। किसके लिए? राजा द्वय के लिए। कह रहे हैं अपभ्रंश में स्वरों की संख्या कितनी है? तो अपभ्रंश में स्वरों की कुल संख्या है 8। बिना कुछ सोचे समझे आप सीधे इस पे आप जो है टिक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, जिस प्रकार से गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता है, वैसे ही पीछे दोहा दूहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है। यह कथन किसका है? तो साथियों इस प्रकार के प्रश्न अगर आपको मिले, मैं पिछले वीडियो में कहा था, आप आंख बंद करके आचार्य शुक्ल पे जा सकते हैं बिना किसी सोचे समझे। एक कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का है। करें अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि हैं। अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि बड़ा कंफ्यूजिंग है। पहला ऑप्शन है पुष्यदंत, दूसरा अब्दुल रहमान, स्वयंभू, जोयंत। तो स्वयंभू हैं। कौन है? स्वयंभू हैं। अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि कौन है? स्वयंभू हैं। कह रहे हैं पौमचर्यु ग्रंथ के लेखक कौन है? स्वयंभू, पुष्यदंत, जिंदत सूरी, धनपाल। पौमचर्यु के लेखक भी स्वयंभू ही है, यानी ये ऑप्शन भी स्वयंभू ही है। कह रहे अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा जाता है? बहुत ज्यादा प्रसिद्ध प्रश्न, फेमस प्रश्न है, खूब पूछा जाता है कि अपभ्रंश का भवभूति किसे कहते हैं। तो अपभ्रंश का भवभूति किसे कहते हैं भाइयों? अपभ्रंश का भवभूति कहते हैं पुष्पदंत को। अब इनको कहीं पुष्यदंत कहीं पुष्पदंत नाम लिखा मिलता है, तो आप केवल इस पे जाइए कि किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं? पुष्यदंत को कहते हैं। किसे कहते हैं? पुष्यदंत को कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है संदेश राशक खंड काव्य के लेखक का नाम क्या है? तो संदेश राशक खंड काव्य जो है स्वयंभू की रचना है क्या? ग्रियर्सन की है? नहीं। अब्दुल रहमान की, जिनदत्त सूरी की। तो ये है अब्दुल रहमान की। किसकी है? अब्दुल रहमान की। किसकी है भाइयों? अब्दुल रहमान की। अब्दुल रहमान की। अगर मैं इस क्लास को पढ़ा रहा होता तो यहाँ पे बड़ी डिटेल में आपको बताता। ये अभ्यास प्रश्न पत्र है इसलिए उतना नहीं समय ले सकता, वीडियो लंबा हो जाता है। आगे चल के ये आप लोग अगर सहयोग सकारात्मक रहा, हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपने शेयर किया, ज्यादा से ज्यादा कमेंट किया, ज्यादा सब्सक्राइब बढ़वाए। मैंने पहले बोला था, शुरुआत के पहले वीडियो में जब चैनल को बनाया था, जिस दिन इस पे 500 सब्सक्राइबर हो गए, 500, ये 500 कैसे? जबरदस्ती वाले नहीं, स्वेच्छा से हिंदी विषय वाले। जिस दिन 500 सब्सक्राइबर हो गए उस दिन सारे कालखंड को फ्री में आपको मैं यहाँ पढ़ाऊंगा। हिंदी साहित्य का आदि काल से लेकर आधुनिक काल तक, चाहे गद्य विधाएं हो चाहे काव्य का हो, संस्कृत साहित्य सब टिक करवा दूंगा। लेकिन उसके लिए 500 सब्सक्राइबर यहाँ पे होने जरूरी है ताकि मैं शुरू कर सकूं। मुझे भी थोड़ा सा आधार चाहिए। अभी अभ्यास प्रश्न पत्र आपको निःशुल्क करवा रहा हूं। जिन भी साथियों को लगे कि ये जेन्युइन है उसे शेयर करें और भी प्रतियोगी छात्रों तक इसे पहुंचाने का प्रयास करें। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भविष्यत कहा नामक रचना किसकी है?
अब्दुल रहमान की, धनपाल की, राम सिंह की, सोमप्रभ सूरी की। तो ये रचना है किसकी? धनपाल की है। किसकी है? धनपाल की है। सोमप्रभ सूरी रचित ग्रंथ किसकी है? प्रबंध चिंतामणि। सोमप्रभ सूरी रचित ग्रंथ है निम्न में से कौन है? प्रबंध चिंतामणि, कुमारपाल प्रतिबोध, पाहुड़ दोहा और कनकाचरित। तो कुमारपाल प्रतिबोध जो रचना है वो सोमप्रभ सूरी का है। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम दिया था? बड़ा ही कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला प्रश्न है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, राहुल शंकरत्यायन ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। तो ये आप सब अपने दिमाग में सोचिए कौन हो सकता है। तो हो सकते हैं ये आचार्य शुक्ल ने। आचार्य शुक्ल ने कभी आदिकाल कहा ही नहीं। आदिकाल को उन्होंने क्या कहा? वीर गाथा काल। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा? अब देखिए, वीर काल कहा और वीर गाथा काल। जब वीर गाथा नाम आए तो विश्वनाथ, इनको आचार्य शुक्ल को, और वीर काल आए तो विश्वनाथ जी को, विश्वनाथ मिश्र जी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र को। याद कैसे करेंगे? याद कैसे करेंगे? विश्वनाथ, वीर विश्वनाथ, वीर विश्वनाथ, ठीक है। तो ये हो गया। अब वीर गाथा, तो गाथा पूरी हिंदी साहित्य का कहने वाला साहस अगर किसी में है तो आचार्य शुक्ल में है। ये प्रश्न आप यहां से इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है साथियों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न है, करें हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत युग नाम किसने दिया? तो राहुल शंकरत्यायन ने सिद्ध सामंत नाम दिया था। आचार्य शुक्ल ने नहीं दिया था, शिव प्रसाद सिंह ने नहीं दिया था, रमाशंकर शुक्ल रसाल नहीं, राहुल शंकरत्यायन ने दिया था। किसके लिए दिया था? आदिकाल को सिद्ध सामंतों का युग कहा था। किसने कहा था? किसने कहा था साथियों आदिकाल को सिद्ध सामंतों का युग? तो राहुल शंकरत्यायन ने कहा था। अगला जो प्रश्न है, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया? अब देखिए, अब तक मैंने कहा आदिकाल नाम कभी आचार्य शुक्ल ने नहीं कहा, बल्कि क्या कहा? वीरगाथा काल। उसी आदिकाल को वीर काल के नाम से किसने कहा? विश्वनाथ मिश्र ने। अब उसको वास्तव में पहली बार आदिकाल नाम का श्रेय देने का काम किसने किया, वह प्रश्न इसमें है। सबसे पहला ऑप्शन रामचंद्र शुक्ल नहीं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल शंकरत्यायन, वासुदेव शरण। आप देख लिए, राहुल शंकरत्यायन आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहते हैं। बचा दो ऑप्शन, हजारी प्रसाद द्विवेदी और वासुदेव शरण अग्रवाल। यहाँ टिक तो लगा हुआ, लेकिन आप याद कैसे करेंगे, इसलिए मैं इतने चारों ऑप्शन को इस तरीके से घुमा रहा हूं बिना किसी को सोचे। सीधे सीधे आदिकाल नाम HPD यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी को मान के चलिए, तुरंत, कोई कंफ्यूजन करना ही नहीं, हजारी प्रसाद द्विवेदी। करें आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? डॉक्टर रियर्सन मिश्र बंधु, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब प्रारंभिक काल यानी शुरुआत करना है। अब हम सब कोई सी बात करते हैं तो कुछ मीठा खा के, मिश्री खा करके जो है अपना काम का प्रारंभ करते हैं। तो प्रारंभिक से मिश्र बंधु यानी मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल नाम दिया। तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मिश्र बंधु वाला। करें निम्न में से किसे हिंदी की प्रथम रचना माना जाता है? राउरबेल को, उक्तविक प्रकरण को, श्रावकाचार को, वसंत विलास को। श्रावकाचार देवसेन की रचना है, इसी को माना जाता है हिंदी की पहली रचना। क्या माना जाता है? श्रावकाचार को। किसे माना जाता है? हिंदी की पहली रचना। कह रहे बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है लौकिक साहित्य, वैदिक साहित्य, प्राकृतिक साहित्य और पाली। तो इसको आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, इसे उत्तर आप खोज के लगाएंगे। हिंदी का प्रथम कवि सर्वमान्य रूप से किसे माना जाता है? स्वयंभू को ना भाई, सरहपा को ना, पुष्यदंत को ना, राजा मुंज को ना। किसे माना जाता है? सरहपा को माना जाता है। सर्वमान्य रूप से किसे मानते हैं? सरहपा को मानते। किसे मानते भाइयों? सरहपा को मानते हैं सर्वमान्य रूप से। वैसे स्वयंभू को मानते राम कुमार वर्मा, ठीक है, शिव सिंह सेंगर, पुष्यदंत को मानते हैं, लेकिन सरहपा जो हैं ये सर्वमान्य रूप से हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। अगली जो रचना है, अगली जो प्रश्न है, राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? सरहपा को। राहुल देखिए, जैसे राम कुमार वर्मा स्वयंभू को मानते हैं, शिव सिंह सेंगर जो है पुष्यदंत या पुष्पदंत को मानते हैं, वैसे राहुल शंकरत्यायन व्यक्तिगत रूप से सरहपा को मानते हैं। लेकिन सरहपा के साथ कंडीशन ये सर्वमान्य रूप से भी हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। कोई माने राहुल जी मानते हो अलग की बात है, व्यक्तिगत रूप से पूछे राहुल शंकरत्यायन हिंदी का प्रथम कवि किसे मानते हैं? उत्तर सरहपा। सर्वमान्य रूप से हिंदी का प्रथम कवि किसे मान जाते हैं? उत्तर सरहपा। लेकिन अगर पूछे स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि कौन मानता है, तो आप किसे मानेंगे? राम कुमार वर्मा। पुष्यदंत को हिंदी का प्रथम कवि कौन मानता है? शिव सिंह सेंगर। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न होंगे। आइए अगला देखते हैं।
कह रहे हैं सहजयान के प्रवर्तक कौन है? सरापा, शबरपा, लुइपा, कणपा। तो सहजयान के प्रवर्तक कौन है साथियों? सहजयान के प्रवर्तक हैं सरापा। कह रहे हैं आचार्य हरिहर प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को क्या कहा था? पुरानी हिंदी, प्राकृताभात अपभ्रंश, साहित्यिक अपभ्रंश, इनमें से कोई, या पाली, जो भी कह लीजिए। इन्होंने कहा था पुरानी हिंदी। क्या कहा था? पुरानी हिंदी। करें हिंदी के आरंभिक रूप को आद्य किसने कहा था? भोला शंकर व्यास ने कहा था। करें कौन सी रचना स्वयंभू की नहीं है? अमीर खुसरो। कौन सी रचना स्वयंभू की नहीं है? अमीर खुसरो, सूरदास, तुलसीदास, इनमें से कोई सी नहीं। ये प्रश्न गलत हो गया साथियों, यहां से इसको हटा दीजिएगा, इसको यहां से इसको हटा दीजिएगा, इसको यहां से हटा दीजिएगा। करें निम्न में से कौन सी रचना पुष्यदंत की नहीं है? महापुराण, हृदय कुमार चरयु, जसहर चरयु, पौम चरयु। तो पौम चरयु किसकी है रचना? ये स्वयंभू की रचना है। बाकी सारी इतने महापुराण, हृदय कुमार चरयु, जसहर चरयु, ये पुष्यदंत की है। इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है? ब्रज भाषा नहीं, खड़ी बोली नहीं, डिंगल पिंगल अवधि। तो डिंगल पिंगल ब्रज आदिकाल की प्रमुख भाषा है। कहाँ की भाषा है? आदिकाल की प्रमुख भाषा है। आइए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। निम्न में से कौन सी शिलांकृत कृति मानी जाती है? राउल बेल, पाहुड़ दोहा, प्राकृतिक पंगल, बिड़ रत्नाकर। ये क्या माने? राउल बेल को क्या मानते हैं? शिलांकृत कृति। इसकी रचना कौन है? राउल बेल का रोडा। कौन है? रोडा। करें निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रसिद्ध है? राउल बेल, उक्ति व्यक्त प्रकरण, बिड़ रत्नाकर, कुवलय माला। उक्ति व्यक्त प्रकरण जो दामोदर शर्मा का ग्रंथ है, इसे जो है क्या माना जाता है? व्याकरण ग्रंथ के रूप में माना जाता है। और ज्योतिरीश्वर ठाकुर की बिड़ रत्नाकर रचना किसकी है? ज्योतिरीश्वर ठाकुर की है। राउल बेल आप जानते हैं रोडा की है। साथ ही ये रहे आपके 35 प्रश्न हिंदी साहित्य के अपभ्रंश, आदिकाल का जो अपभ्रंश वाला पोर्शन है उससे रहा साथियों। अब आपको आगे जो अगला कालखंड मिलेगा देखने को, जो अगला मिलेगा उसमें आपको मिलेगा भाग 3 में। भाग 3 में आपको देखने को मिलेगा सिद्ध साहित्य से प्रश्न मिलेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। इस 35 प्रश्नों को आप बार बार मनन करिए, चिंतन करिए, इतनी बार इस पे विचार करिए कि आपको परीक्षा के लिए एकदम से तैयार हो जाए। तो मन लगा कर आप पढ़ाई करिए। हमारे इस अभ्यास प्रश्न पत्र को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है आपको, और आप जो है यहाँ पे लगातार प्रश्न देखेंगे। पढ़ने की बात जहां तक मैं कर रहा हूं, आप 2 पुस्तकें पढ़ते रहिए। एक तो आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, और दूसरा वस्तुनिष्ठ में आप अगर को पढ़ना है तो गोविंद और सरस्वती पांडे की जो वस्तुनिष्ठ वाली है पुस्तक, उसे आप पढ़ते रहिए। और साथ ही साथ हमारे इस जो प्रतिदिन आपको सुबह 7 से 8 के बीच में ये 25 प्रश्नों की जो प्रैक्टिस की श्रृंखला मिल रही, इसे आप सॉल्व करते रहिए। 101% आपका पीजीटी यूपी में जो वैकेंसी 2022 वाला पेपर हो रहा है 100% होगा साथियों सफल, बिना किसी लाग लपेट के। आपको कुछ नहीं करना है, आप खुद से उसको पढ़ते रहिए और यहाँ से सॉल्व करते रहिए। यदि आपका नहीं पढ़ने का मन हो रहा है तो आप कमेंट करके बताइए, उसका भी इलाज आपको बताएंगे साथियों कैसे करना। लेकिन पढ़ना तो आपको पड़ेगा, चाहे टेक्स्ट बुक पढ़ लीजिए और चाहे नोट्स पढ़ लीजिए। हाँ, हमारे पास जो मेरे पास खुद का अपना नोट्स है वो भी मैं एक दिन साझा करूंगा, लेकिन शर्त यही है कि जैसे ही 500 हमारे इसके सब्सक्राइबर होंगे मैं उस अपने नोट्स को लेकर के आऊंगा और आपसे बहुत ही कम समय में पूरे सिलेबस को रिपीट करवाऊंगा, रिवीजन करवाऊंगा। तो आज के लिए साथियों इतना है, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, अगले वीडियो में इस 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में आपसे आग्रह है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।